दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सच्चाई सुनकर आप थोड़ी हैरत में पड़ जाएँगे, थोड़ा चौंक भी जाएँगे और सोच में भी पड़ जाएँगे कि वाक़ई क्या सरकार ऐसे काम करती है? यही उसके काम करने का तरीका है। दरअसल बात ये है कि जो जानकारी मिल रही है कि बंद कमरे में प्रधानमंत्री मोदी जी एक मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग में मंत्री भी शामिल थे। और बहुत ऐसी तरह की बातें हो रही थी, जो केवल उन मंत्रियों और प्रधानमंत्री के ही बीच में रहनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी बातें कुछ छन-छन के बाहर आ गईं, लीक हो गईं अगर इसे कहें, कि उससे सरकार के काम-काज का तरीका भी अब बाहर लोगों तक पहुँच रहा है, कि सरकार आखिर काम कैसे करती है, किस तरीके से किन बातों को बताया जाता है, किन बातों को छुपाया जाता है और जो मंत्री इस समय सरकार में काम कर रहे हैं, वो आखिर बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं? क्या वजह है कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है? तो ये सारा तौर-तरीका क्या है? ये तौर-तरीका अब धीरे-धीरे बेपर्दा हो रहा है, जिस पर पर्दा डाला जा रहा था। तो आखिर ये क्या तरीका है काम करने का? कितना बताना है, कितना छुपाना है, कैसे करना है? ये चीजें हैं जो जनता से छुपाई जाती थी, लेकिन अब वो सामने आने लगी हैं। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बातें हैं जो लीक हो रही हैं और सरकार के काम-काज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दे रही हैं। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संतोष जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक सिंपल सी बात। बहुत साल पहले किसी ने कहा था कि अगर मोदी का सच जानना है तो बस पब्लिक अपीयरेंस में जो वो बोलते हैं या बंद कमरों में जो बोलते हैं वो सुन लीजिए। एक आध बार आ गया वो फ्रांस के राष्ट्रपति से कैसे बात की, ही, खी। अभी जो मेलोडी लेकर जहाँ इटली में गए थे वहाँ का एक आ गया ऑडियो। तो इसलिए हम देखते हैं कि मोदी जी जब इस तरह की मुलाकातें करते हैं तो ऑडियो म्यूट कर दिया जाता है। क्योंकि पूरा ऑडियो सामने आ जाएगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि भैया असली में मोदी जी वाक़ई उतने विज़नरी हैं जिस तरह की छवि बनाई गई है। तो एक बड़ी बैठक होती है, बंद कमरे में बैठक होती है अंशु जी और उस बंद कमरे की बैठक में जो वो बोलते हैं, वो खुलकर एडमिट कर लेते हैं कि भैया हमारी सरकार के मंत्री काम करने के लायक नहीं है। हमारी सरकार के मंत्री अकेले-अकेले काम करने के लायक नहीं है और एक के बाद एक मंत्री का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन वो सच, वो कबूलनामा, वो मोदी सरकार की असलियत को देश की जनता के सामने रखता है। वो बड़ी खबर लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं। एक-एक करके तथ्यों को रखेंगे। दर्शकों से कहेंगे अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये खबर चौंकाने वाली है। कैसे काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यों बेलगाम हो गए हैं उनके मंत्री और मंत्रियों को उनके मंत्रालय का छोड़कर बाकी सब कुछ पूछ लीजिए। अभी हुआ था ना अमेरिका से जो ट्रेड डील वाली बात हुई थी अंशु जी, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। उसमें ट्रेड डील वाला मसला था, रूस से तेल खरीदने का मसला था, तो पूछा गया व्यापार मंत्री से कि भैया हुआ है? तो कह रहे विदेश मंत्री से पूछो। विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं व्यापार मंत्री से पूछो। इस बीच में जी। तेल मंत्री गायब, इस बीच में रक्षा मंत्री, अब तेल मंत्री, खेल मंत्री, व्यापार मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, कौन क्या काम कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और इस बीच में नीट जैसा घोटाला और कल तो एक और बड़ी बात हो गई। तो हम दर्शकों के सामने एक-एक करके तथ्यों को रखेंगे और मैं थोड़ा-सा आज आपसे समय ले लेता हूँ, मैं इसकी शुरुआत कर देता हूँ थोड़ी-सी। देखिए खबर क्या थी? एक बड़ी गलती हो गई, उस बड़ी गलती में आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आप शर्मिंदा नहीं होते। ये मोदी जी का स्टाइल बड़ा गजब है। हालाँकि तारीफ़ कर दी उन्होंने, उस तारीफ़ का एक बड़ा खामियाजा है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान को कहा गया प्रेज़ेंटेशन दे दो भैया। तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में प्रेज़ेंटेशन दिया। ये बताया कि री-नीट का एग्ज़ाम कैसे हुआ? अब कायदे से तो इसमें प्रेज़ेंटेशन राजनाथ सिंह को देना चाहिए था, क्योंकि वो वायुसेना और पता नहीं किस-किस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन चलिए धर्मेंद्र जी। प्रधान ने ये प्रेज़ेंटेशन दिया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देके बाहर निकालना चाहिए था कि तुमसे एक शिक्षा मंत्रालय नहीं सँभाला गया, एक परीक्षा करवाने के लिए तुम्हें आर्मी और एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ गई, उनको शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा कि भैया अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें, तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे किसी हाईवे पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मोदी जी कहेंगे इंडियन आर्मी लगा दो।
किसी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी एम्स में कोई इलाज ना मिले, तो जेपी नड्डा कहेंगे नहीं जी मोदी जी मेरा काम नहीं है, एम्स में इलाज कैसे होगा, आर्मी के डॉक्टर को बुला के इलाज करवाइए। गडकरी जी कहेंगे हाईवे में गड़बड़ हो गई, अरे नहीं नहीं ये मिल के काम करना है ना हमें, तो बुला लीजिए नेवी को बुला लीजिए, एयरफोर्स को बुला लीजिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब वो कह रहे थे ना कि मिल के काम कीजिए, उसी समय उनके एक मंत्री का मंत्रालय कुछ ऐसा फैसला कर दिया जिसने फिर मोदी साहब के पूरे सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिया। और ये समझ नहीं आता कि अब सारी काम अगर सेना को ही करने हैं, सारे मंत्री अगर मिलके ही करने हैं, तो भैया 4-5 मंत्री बना दो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो, बाकी तो सब अधिकारी कर लेंगे। तो इसमें एक-एक करके हम कई और भी बड़ी चीजें हैं जिसको हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल मोदी साहब ने ये कबूल कर लिया कि उनके अकेले शिक्षा मंत्री की बस की एक परीक्षा भी करवाना नहीं है। और कल ही हमने चर्चा की थी, बहुत सारे लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान बच गए, बच तो गए ही। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम अपनी नाकामयाबी का प्रेजेंटेशन दे दो। अरे नीट रीनीट करवा दिया, इतनी अकल से तुमने करवाया, पहले ही नीट करवा लेते, इसी तरह से पहले ही बोल देते हुजूर माई बाप मेरे बस की नहीं है, आप सेना को लगा दीजिए, मेरे पास शिक्षा मंत्री के रूप में और भी काम है, मैं क्या ये विद्यार्थियों के हितों की चिंता करता रहूंगा क्या? क्या मैं परीक्षा करवाता रहूंगा क्या? ये एक बड़ा मोदी का कबूलनामा है। और जब ये सामूहिकता की बात कर रहे थे ना, उसी समय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अंशु जी, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कह दिया कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट सिर्फ आपका विदेश यात्रा का दस्तावेज है। अब पता नहीं विदेश मंत्री के अधिकारी ने कह दिया तो क्या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को लेकर आएंगे कि वो बताएंगे कि कौन सा कागज आपकी नागरिकता का सबूत है। ये पूरी सरकार एक अजीब से रास्ते पे चल रही है, जिसका ना कोई ड्राइवर नजर आता है, जिसका ना कोई लीडर नजर आता है। जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनको विदेश यात्रा का शौक है, वो मेलोडी टॉफी उनको ज्यादा अच्छी लगती है। विदेश नीति को ही खी गले मिलने, हाथ मिलाने और रील बनाने वाले नीति बनाकर उन्होंने छोड़ दिया है। और नतीजा, उनके मंत्री बेलगाम है, मस्त है, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, कौन कैसे देश का नुकसान कर रहा है ये देश की जनता जानती है, सबको सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब वो क्या करते हैं, एक कैबिनेट की बैठक में कहते हैं मेरे लिए ताली बजाओ जब मैं आऊं, दूसरे कैबिनेट की बैठक में कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बताओ पिछली बार क्या गलती हुई, इस बार तुमने क्या अच्छा किया, और फिर सारे मंत्रियों की वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अब ये भारत की जनता सोच ले कि भैया कैसा नेता उन्होंने चुना है और कैसा प्रधानमंत्री चुना है। जी अर्जुन जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो है सरकार पूरी डीरेल नज़र आ रही है। रोज़ ही इनके मंत्री कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं जिससे इनको शर्मसार होना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। आपने जो पासपोर्ट की बात बताई कि कह रहे हैं उससे नागरिकता नहीं साबित होती। अरे भाई, जिस पर हम यात्रा करके बाहर जा रहे हैं, आखिर बात क्या है कि इनके जो मंत्री हैं वो एक के बाद एक गलतियाँ करते जाते हैं। फिर मोदी जी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि अपने मंत्रियों की गलतियाँ सुधारें कैसे? जब धर्मेंद्र प्रधान जी गलती करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि भाई परीक्षा का सारा काम मैं अपने हाथ में ले लूंगा। जब विदेश मंत्री कोई गलती करते हैं तब मोदी जी सामने आ जाते हैं, उन्हें मेलोडी खिलानी पड़ती है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? और इन मंत्रियों की नाकामियों को इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे नाकामी में भी कामयाबी है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि बधाइयां दी जा रही हैं कि रीनीट परीक्षा को सकुशल करा लिया गया। हर जगह हर नेता इनकी बधाई देता फिर रहा है। ये नाकामयाबी को भी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत करना और लोगों में भ्रम की स्थिति बनाए रखना, क्या यही इनका काम करने का तरीका है? संतोष जी। देखिए, बिल्कुल अंशु जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। और मैं अडानी मीडिया, जो एनडीटीवी ने इस पे खबर छापी है, वो जरा दर्शकों के सामने पढ़ के बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक होने पर संतोष व्यक्त किया, इस्तीफा नहीं लिया किसी का। पीएम ने इसके लिए सभी मंत्रियों की तारीफ की है, ये बड़ा गजब है। एक मंत्री का काम, एक मंत्री का फेल्योर, सभी मंत्री की तारीफ। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने बंद कमरे में कहा, बंद कमरे वाला शब्द मैं खुद से जोड़ रहा हूं, एनडीटीवी तो लिखेगा नहीं, कोई और मीडिया तो लिखेगी नहीं। तो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सब मिलकर एक साथ काम करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे मौकों पर आगे भी यही तरीका अपनाना चाहिए, यानी अब एक परीक्षा जो है उसमें रक्षा मंत्रालय भी जुड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नीट री एग्जाम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना बाधा के पवित्रता के साथ, देखिए पवित्रता के साथ, दोबारा नीट परीक्षा संपन्न होने पर सामूहिक प्रयास की प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन में
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच स्पष्ट तौर पर दिखी। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर आगे भी यही तरीका अपना रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर साथ काम करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की दोबारा परीक्षा से संबंधित जानकारी कैबिनेट में शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों ने मिलकर काम किया। मुझे याद आ रहा है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में जो गड़बड़-झाला हुआ, तो इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुँह लगे करीबी अधिकारी, पूर्व प्रधान सचिव, जो कि वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं, उन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर काम कर रहा था। अब मुझे डर तो ये सता रहा है कि कहीं पूरी की पूरी भारत सरकार भी उसी राम मंदिर ट्रस्ट या नृपेंद्र मिश्रा के शब्दों में कहूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर तो काम नहीं कर रहा। किसकी जिम्मेदारी पता नहीं, किसको क्या काम करना है पता नहीं, सब में सबको लपेट दो। मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, आमिर खान की एक बड़ी बहुचर्चित फिल्म थी अंशु जी, लगान। तो जब आमिर खान शुरू-शुरू में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बॉल जब जाती है तो आमिर खान की टीम के सारे खिलाड़ी एक ही तरफ बॉल की तरफ भाग जाते हैं। जबकि वो क्रिकेट का नियम नहीं होता। क्रिकेट का नियम होता है कि बॉल जिसकी तरफ आए, वो उसको पकड़े। अगर 2 खिलाड़ियों के बीच में आ रहा है, तो ठीक है 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करें या 3 खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि बॉल जिस दिशा में जा रहा है, वो पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी जो है, वो विकेट कीपर के साथ उतर जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इसी तरह से सरकार चलाना चाहते हैं। इनकी दुविधा देखिए, इनकी अजीब टाइप की दुविधा देखिए कि इज़राइल की यात्रा पर गए, एक मेडल लेकर आए, यहाँ आने के कुछ घंटों बाद इज़राइल, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या कर दी, कोई रिएक्शन उस पर नहीं दिया, कुछ वो बोलते हुए नजर नहीं आए और एक बार फिर से अब मोदी पे क्या दिक्कत है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल होने का भारत को भी एक तरह से उन्होंने न्योता भेजा है। अब इसको न्योता तो नहीं कहेंगे कि शोक की बात है और अब पूरा भारत ये मांग कर रहा है कि भैया प्रधानमंत्री को उसमें खुद जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। देश में अयोध्या को लेकर एक बड़ा क्राइसिस है। इस देश का हिंदू समाज जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया वो उनकी तरफ देख रहे हैं। आज खबर ये आ गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने हिसाब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय को हिसाब देंगे नहीं। चंपत राय इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सनातनी परंपरा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है और सब कुछ छोड़-छाड़ कर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार कैसे चल रही है, ये तो इस बंद कमरे की बैठक में जो उन्होंने कहा, वो सीधे-सीधे हम सबके सामने नज़र आ रहा है। अंशु जी। जी, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। मैं भी ये सोच रही थी कि नाकामयाबियों को भी कामयाबी में कैसे करके बताना है, ये हुनर तो मोदी जी ही जानते हैं। बिल्कुल। यानी एक सिंपल सी परीक्षा, जिसको साधारण तौर पे कराया जाना चाहिए था, जैसे पहले परीक्षा होती आई है, उसके लिए आपको सेना लगानी पड़ी, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगानी पड़ी, सेना के जहाज यूज़ करने पड़े और फिर आप बता रहे हैं ये हमारी कामयाबी है। यानी आप अपनी कुव्यवस्था और अव्यवस्था का ढिंढोरा खुद ही पीट रहे हैं। मैं दर्शकों को थोड़ा ये बताना चाहती हूँ, क्या जो इन्होंने नीट की परीक्षा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की, देश में तो साल भर में कितनी ही ऐसी परीक्षाएँ होती हैं, क्या सब में ये वो व्यवस्था कर पाएँगे? और हर परीक्षा के लिए आपको सेना बुलानी पड़ेगी। आप ये देखिए, नीट परीक्षा के लिए 95,000 परीक्षा केंद्र थे। भारतीय सेना लगा दी, जंगी जहाज लगा दिए, हवाई डिलीवरी प्रश्न पत्रों की करा दी, 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 52,000 मोबाइल जैमर, 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ, 48,448 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मी और हर केंद्र पर 2 एग्जाम इंस्पेक्टर, हर केंद्र पर 20 अन्य स्टाफ, स्पेशल मीडिया साइट टेलीग्राम को बंद करा दिया, 2 लाख से ज्यादा राज्य स्तरीय कर्मचारी, केंद्र स्तरीय कर्मचारी, ये सारे तैनात करके लगा दिए गए, लाखों सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए, डीजीपी, डीएम, बीडीओ सभी इसी काम में झोंक दिए गए और उसके बाद यानी युद्ध की जैसी स्थिति बना के ये परीक्षा कराई तो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत हमने एक युद्ध जीत लिया। तो बताइए साल भर में 50, 60, 70 ऐसी परीक्षाएं होती है देश भर में, जो पर्चे यूं ही लीक होते रहते हैं, तो क्या आप हर जगह सेना को लगाएंगे? और सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी का तो ये इस तरह का बयान आया था कि भाई सेना के जहाजों का काम संसाधनों का सेना के लिए है और एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज करेंगे। तो अपनी नाकामी को भी ये कामयाबी बताकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो ऐसी सरकार तो पहली बार देखी है। क्या कहेंगे संतोष जी? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं एक बात बताऊं, आज हम मोदी की नाकामियों की बात कर रहे हैं।
मोदी जो मकर जाल फैला रहे हैं, जो झांसा दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हमने तमाम बातें कर ली। सरकार कैसे काम करती है जरा और देख लीजिएगा। लड़ाई जब चरम पर थी, अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की, तेल की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई किस्तों में कई बार, गैस की कीमतें बढ़ाई गई। और अब बड़ा दिलचस्प बता देता हूं, ये मैं कहूंगा हिंदुस्तानियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जंग के दौरान कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $136 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। दोबारा दर्शकों को बता देता हूं, $136 प्रति बैरल। जब हमें यह बताया जा रहा था कि तेल कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है, हमें दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही थी कि हम कितने बड़े अपराधी हैं। बताइए, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, हम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं सस्ते में। ये हमारे दिमाग से खेला जा रहा था। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आ गई है $70.71 प्रति बैरल, लगभग $71। 136 अंशु जी और $71, लगभग आधे की कमी है। 142 डबल हो जाता है, 136 71 पहुंचा, लगभग आधे की कमी हो गई है। क्या भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल को आधा सस्ता करना तो छोड़िए, 10% भी सस्ता किया है? 50% सस्ता कर सकते थे, 10% भी सस्ता नहीं किया है। आज न तो ये पेट्रोलियम कंपनी, न पेट्रोलियम मंत्री, न हमारे देश के कुछ तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार, टीवी चैनल, अखबार हमें ये बताएंगे कि पेट्रोलियम कंपनियों को कितना फायदा हो रहा है। ये है मोदी साहब का झांसा, ये है मोदी साहब का धोखा। तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो जनता का खून चूस लो, और तेल के दाम आधे कम हो गए, आप जनता को 10 रुपए की भी राहत देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हिंदुस्तानी जनता सोचते रहे, यहाँ तो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर में क्या हो गया, फिर प्रधानमंत्री और ये सब जो लोग कहते थे पूरे के पूरे भाजपाई शमशान कब्रिस्तान, बिहार में शमशान को भी दे दिया गया ठेके पर। अब बचा क्या है इस देश में लूटने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री लगातार डंका पीट रहे हैं। दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इतने एक के बाद एक इतने सारे धोखे गिना दिए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री रुकेंगे कहीं जाकर, या इसमें भी और बड़े बड़े कारनामे वो जोड़ते हुए नजर आएंगे? जी, तो वाकई ये सोचने की बात है कि आपसे क्या छुपाया जाता है, क्या बताया जाता है, गलतियों को कैसे ढका जाता है। तो ये अब जनता के पास धीरे-धीरे बातें पहुंच रही हैं, क्योंकि जब वो खुद इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं, नीट में बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, परीक्षाएं उनकी छूट जा रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, और जो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आ रही है उसका फायदा नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। मंदिर में चढ़ावा आप चढ़ा रहे हैं, वो चोरी हो रहा है, और उल्टा कमर्शियलाइजेशन करके मंदिर जो आप पहले फ्री में जाते थे, आप टिकट लेके जा रहे हैं, वो भी इनकी जेब में पहुंच रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, जागो जनता जागो, आपके पास बहुत जानकारियां पहुंच रही है, हम जैसे पत्रकार पहुंचा रहे हैं, और भी सोर्सेस से आपके पास पहुंच रही है। तो जरा समझिए कि ये सरकार आखिर काम कैसे कर रही है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चर्चा पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। नमस्कार। नमस्कार।